आदाब। इस्तकबाल है आप सभी का आपके फेवरेट प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के में। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योत्सना। हर बार की तरह आज भी अपने शुमारे में हम आपके लिए कुछ बेहतरीन जानकारियां लेकर आए हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के इस शुमारे की शुरुआत करते हैं। तो नाजरीन, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, अपने आज के शुमारे में आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आए हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम बात करेंगे होम डिजाइनिंग की। जी हाँ, हमारी बहुत सी ऐसी खातून हैं जिनको डिजाइनिंग का, होम डिजाइनिंग का जो है वो बहुत शौक होता है। चाहे वो आपके घर का लिविंग रूम हो, डाइनिंग रूम हो, किचन हो या फिर बेडरूम ही क्यों ना हो, आपको भी मन करता है कि छोटी छोटी खूबसूरत चीजें जो है आप अपनी स्पेस के हिसाब से उन्हें सजा सके। तो ये तमाम जानकारियां आज हासिल करने के लिए हमारे साथ हमने एक मेहमान को बुलाया है, और आइए सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं। तो गीतिका जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे आज के इस शुमारे में। शुक्रिया। क्योंकि आप एक आर्किटेक्ट हैं, तो मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना और आप कितने वक्त से जो है इस फील्ड में काम कर रही हैं। मुझे लगभग 7 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। इसमें मैंने अपना कम से कम 5 साढ़े 5 साल करीब आपका प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम किया है, और उसके अलावा मैंने एकेडमिक्स में भी काम किया है। तो जब इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं बाहर घर से निकला करती थी, तो हमेशा ये देखा करती थी कि इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत इमारतें हमारे आसपास हैं। तो लगता था कि क्या कभी इन्हें कोई डिज़ाइन करता है, या कभी क्या हम कर पाएंगे कभी। तो जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो समझ में आया एक हमारे पास ऐसी फील्ड है जिसको हम आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये भी साथ साथ समझ में आया कि ये सिर्फ बाहर से ही देखने में उतनी खूबसूरत नहीं है, उसमें काम भी और मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन जब हम बड़े और जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे ये यही करना है, तब बहुत अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि यही वो है जो इंसान को, मतलब एक जगह को खूबसूरत और बहुत यूज़फुल बना पाती है। तो ऐसा लगा कि जिस जगह पर हम रोज़ रहते हैं, जहाँ हम हमेशा अपना कार्य करते हैं, तो वो जगह अगर हमारे पर्पस के हिसाब से डिज़ाइंड हो तो और कितनी अच्छी बात हो। वहाँ से शुरुआत हुई मेरी अपनी फील्ड की, और उसके बाद फिर हमने धीरे धीरे करके अपने छोटे छोटे घर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्पेसेस को डिज़ाइन करना शुरू किया। बिल्कुल। साथ ही मैं क्योंकि नाज़रीन के नज़रिए से आपसे जानना चाहूँगी, जितनी भी हमारी ख़्वातीन हैं वो इस वक़्त देख रही हैं हमारा ये प्रोग्राम। तो आपसे सबसे पहले तो अब मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक औरत अपना घर डिज़ाइन करती है, तो उसमें कौन-कौन से इमोशंस जो हैं वो उसका हिस्सा बनते हैं? जब कोई भी औरत अपना घर एक डिज़ाइन करती है, तो सबसे पहले तो फिज़िकल प्लानिंग जो एक एस्पेक्ट है इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर का, इंटीरियर्स का, वो तो ध्यान रखती ही है। साथ में एक ये विमेंस को एक गॉड ने एक ऑलरेडी गिफ्ट दे रखा है इमोशंस का। तो जब वो प्लान करती है तो फिज़िकल कंफर्ट के साथ साथ इमोशनल कंफर्ट को भी बहुत ध्यान रखती है। इमोशंस के साथ में वो सारी प्लानिंग करती है, देन वार्मथ वो देती है। वो ये कोशिश करती है कि जो वो जगह बना रही है वो प्रॉपरली स्ट्रेस फ्री हो, उस जगह को वो एक्चुअल में एक मदर की तरह नर्चर करके फिर उसको डिज़ाइन करती है। तो क्या होता है कि उस डिज़ाइन में फिजिकल प्लानिंग तो है, साथ साथ उसमें इमोशंस हैं, एक कंफर्ट है। अगर वो जगह बच्चों के लिए है तो बच्चे उसको कैसा सेफ फील करेंगे, नहीं करेंगे। एल्डरली पीपल के लिए है तो वो क्या, वो लोग अपने मूवमेंट्स उनके जो हैं वो क्लियर हैं, वो उस तरीके से हैं या नहीं है। या घर में या उस जगह पे जो भी लोग हैं उनकी अपनी फिजिकल या उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन है या नहीं है। तो जब भी वेमेन कोई करती है, कोई औरत ये डिज़ाइन करती है, तो वो इन सब बातों का खास ख्याल रखती है। और डेली रूटीन्स के जो भी चीज़ें हैं, तो आपका इमोशनल हो गया, इमोशनल कंफर्ट हो गया, वार्मथ हो गई, आपकी डेली रूटीन की जो भी प्रैक्टिकलिटी है उसी के ही सेंटर में उसकी प्लानिंग लाई करती है। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं कि बड़े होटल्स हैं या जो लोग जिनके पास ज़्यादा स्पेस होती है, वो अपने घर को एक खूबसूरत सी थीम देते हैं या किसी तरीके का कल्चर या ट्रेडिशन जो है वो उसमें एक थीम के तौर पर दिखाते हैं। एक वुमेन के नज़रिए से अगर आपसे पूछूँ तो ये कितना क्या हमारे कल्चर को प्रिज़र्व करती हैं ये चीज़ें? यस, बिल्कुल। जब भी कोई विमेन डिज़ाइन करती है तो वो सबसे पहले रूट देखती है। तो बेसिकली जब भी आप कोई डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हो तो आपका रूट से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना बहुत ज़रूरी है उसके लिए।
तो इसी तरीके से जब वो शुरू करती है तो वो कोशिश करती है कि उसके रूट्स, उसके कल्चर, उसका लाइफस्टाइल, वो सारी चीज़ों का एक इमोशनल बैलेंस और फिजिकल बैलेंस डिज़ाइनिंग में और प्लानिंग में आ जाए। तो उस दौरान वो ये देखती है कि आपका जो भी कंफर्ट है वो कंफर्ट लेवल मैच करे, नेचुरल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लाइट कलर्स आपके हो सकते हैं या कलर्स आपके वेदर के अकॉर्डिंग होने चाहिए, प्लस वो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस के थ्रू, ट्रेडिशनल पैटर्न्स के थ्रू उन चीज़ों को ज़िंदा रखती है। और इसी तरीके से जो भी आगे की जनरेशन्स उस जगह को यूज़ करते हैं वो ये समझ पाते हैं कि रूट से वो चीज़ें, लाइफस्टाइल और उनका कल्चर, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। वो आपके कलर्स प्रेजेंट करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल और वो सब कैसा चलता है। साथ में आपके जो भी आप फर्निशिंग्स यूज़ कर रहे हो वो आपके कल्चरल को दिखाते, कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से जब वो डिज़ाइन करती है तो वो कल्चर और ट्रेडिशंस को ही रिफ्लेक्ट करती है। बिल्कुल। एक चीज और जो है वो मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है आपके लिए। डेकोरेशन तो जो है वो एक लिमिटेड स्पेस तक हम कह सकते हैं, क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है? बिल्कुल। डेकोरेशन आजकल सिर्फ सजावट ही हमारा एक लिमिटेड थीम नहीं रह गया है। बेसिकली जब वेमेन कोई भी एक स्पेस को डिज़ाइन करती है तो उसको पर्पस देती है, उसको पर्पसफुल बनाती है। तो हम ये कहना गलत होगा कि डेकोरेशन का मतलब सिर्फ सजावट है और हमने कोई भी एक वॉल ली, उसको पेंटिंग टांग दी उस पर, तो वो जगह उतना ही लिमिटेड हो गया। सो बेसिकली आपका कोई कॉर्नर है, वो उस जगह को वो पूरा पर्पसफुल बनाती है। और वेमेन एम्पावरमेंट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है कि वो उसके जो विजुअलाइजेशंस हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशंस करने लगती है कि वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट होते हुए देख रही है। तो इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है और उसको आगे के लिए क्रिएटिविटी और बढ़ती चली जाती है उसके लिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज हम गीतिका जी से मुखातिब हैं और उसके साथ ही हम उनसे ये जान रहे हैं कि किस तरीके से एक विमेन आर्किटेक्ट जो है वो अपने घर को सजाती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, बातें हैं, अहम पॉइंट्स हैं जो उनके जहन में रहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो हमारा शुमारा है आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और इसी में आइए बढ़ते हैं आगे गीतिका जी, क्योंकि आप भी एक मदर तो हैं ही। तो अब हम देखते हैं कि जब हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, आजकल ज्यादातर जो फीमेल्स हैं वो सब वर्किंग ही हैं। हम्म, तो ऐसे में एक आर्किटेक्ट के नजरिए से अगर आप बताना चाहें तो आप अपने मदरहुड को और अपने वर्क लाइफ को किस तरीके से बैलेंस करती है, या किसी तरीके के कोई चैलेंजेस अगर आपने फेस किए हो तो? बेसिकली जब तक सिंगल होते हो तब तक आपके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट बिकम्स रियली इजी, क्वाइट इजी। क्योंकि क्या है, ये फील्ड ऐसी है, इसमें आपको लॉन्ग साइट ट्रैवल भी करना होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपके होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब व्हेन यू बिकम अ मदर तो उसके लिए ये एक चैलेंज, सबसे मेन चैलेंज जो आपका आता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। दूसरा उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि आपके लिए ट्रैवलिंग उतना ईजी और उतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता। प्लस आपके बच्चे के शेड्यूल के हिसाब से आपको अपना सारा वर्किंग मोड ऑन करना पड़ता है। उसी हिसाब से जब वो जग रहा है तब आपको अपना काम आप तब नहीं कर सकते ऑब्वियसली, अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो। उसके साथ में जो और आपका एक मेजर चैलेंज आता है, वो मेजर चैलेंज आपका ये आता है कि आपको जब आप घर से बाहर जाते हो ना तो यू हैव अ लॉट ऑफ गिल्ट कि आप अपने बच्चे को घर छोड़ के जा रहे हो, आप कैसे कर रहे हो। तो उस गिल्ट को आपको गिव अप करना पड़ता है। एक फैमिली, एक सोसाइटल प्रेशर भी वेमेन्स के पास ऑटोमेटिक है कि उन्हें जो भी रोल्स दिए जा रहे हैं उन्हें वो 100% ही करके देने हैं। सो वो ऑलरेडी एक प्रेशर आपके पास है, तो वो आपको ग्रेजुअली, वो आपको आपके साथ ही है, वो आपको ग्रेजुअली लेके चलना ही पड़ेगा। सो ये चैलेंजेस हैं, ये बहुत प्रॉब्लम कई बार होती है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट है, पैशनेट हैं, तो वो आपकी चीज़ें, आपके पास सपोर्ट है तो वो आपके लिए इजीली हो जाता है फिर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरीके की वर्क पॉलिसीज होनी चाहिए, खास तौर से जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए? अगर वर्किंग मदर्स की बात करें तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनके लिए हमें फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स देना ज़रूरी है। साथ साथ हाइब्रिड मॉडल्स भी ज़रूरी हैं, जो कि आर्किटेक्चर में यूजुअली बहुत कम होता है, बट लेकिन आजकल एमएनसीज वो चीज़ देने लगी हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। फिर हमारे पास रिस्पेक्टेड मैटरनिटी पॉलिसीज़ जो हैं, जो अब तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि ये मिलनी ही मिलनी चाहिए, तो वो मिलना चाहिए। आपका वर्किंग मोड हाइब्रिड ज़रूर होना चाहिए ताकि वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके रख सके। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं जो ज़रूर होनी चाहिए। इनसे क्या होगा कि जो विमेंस हैं उनको उनका करियर कंटिन्यूटी रहेगी, ब्रेक नहीं आएगा और उनका कॉन्फिडेंस भी उतना ही डेवलप्ड रहेगा।
ऐसा भी देखा जाता है कि जब एक फीमेल आर्किटेक्ट अगर एक फील्ड में है और साथ ही साथ एक मेल आर्किटेक्ट भी है, तो लोग ज़्यादातर जो अपना घर डिज़ाइन करवाते हैं या कमर्शियल स्पेसेस डिज़ाइन करवाते हैं, ऑफिसेस करवाते हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफ़रेंस जो है वो हुँ, मेल आर्किटेक्ट ही रहता है। हुँ। तो ऐसे में जो हमारी फीमेल आर्किटेक्ट है, उनको किस तरीके से जो है वो रिकॉग्निशन दिलवाया जाए? इसके बारे में क्या बताएँ? सो रिकॉग्निशन के मुझे लगता है ऐसे कुछ रिकॉग्निशन की नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज करके चलते हैं तो इट बिकम्स सेल्फ रिकॉग्निशन ओनली। तो आप ऐसे मत डिफर कीजिए कि मेल आर्किटेक्ट के पास ही जाना है या फीमेल के पास नहीं जाना है। आपको एटलीस्ट चांस अपॉर्चुनिटी सबको देना चाहिए इक्वल, क्योंकि अगर फीमेल ने भी वही पढ़ाई की है, मेल ने भी वही पढ़ाई की है, और फीमेल्स के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो हर चीज़ को इमोशनली भी देखती हैं, प्रैक्टिकली भी देखती हैं, और उनके जो भी घर का जो भी सिचुएशन रही है उनको उन्होंने जी कर ही वो चीज़ें की हुई हैं। सो अगर हम मदर्स की भी बात करें, मदर्स भी जो भी आर्किटेक्ट हैं, सो उनके अंदर एक और चीज़ डेवलप हो जाती है, वो हो जाती है एम्पैथी की। सो मल्टीटास्किंग भी हो जाती हैं वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ही दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ कि मेल आर्किटेक्ट ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, फीमेल आर्किटेक्ट्स नहीं कर सकते हैं। आज आप बाहर निकल के देखिए तो फीमेल आर्किटेक्ट्स का काम आप ऐसा क्रिएटिव और इतना अच्छा देखने को मिलेगा आपको कि आप शायद अगर कभी देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें ज़रूर फीमेल आर्किटेक्ट्स के पास ही जाना चाहिए। तो इसी तरीके से अपने आज के इस शुमारे में, इस सेगमेंट में हमने जो है वो बात की कि आप अपने लिविंग स्पेसेस को किस तरह से जो है वो सजा सकते हैं, कौन-कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रख सकते हैं। तो गीतिका जी से हमने सब जाना, और गीतिका जी, आपने इतना वक़्त दिया और इतनी अच्छी जानकारी जो है वो हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो अब आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ और जानते हैं ख्वातीन में होने वाली एक मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो अपने आज के शुमारे में आइए बढ़ते हैं आगे, और अब जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी खास तौर से हमारी ख्वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में जानना। आज हम एक कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये किस तरीके से आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट करती है, किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकती है, ये तमाम बातें जानेंगे। कैसे आप इससे बच सकते हैं, या अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन है तो कैसे आप कौन कौन से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आ सकते हैं जिससे आप इसको बेहतर बना पाए। और ये तमाम बातें जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं वो मौजूद हैं। आइए सबसे पहले जो है उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर सौजन्या, आपका खैर मकदम है हमारे आज के इस शो हेलो में। हेलो अभी। डॉक्टर हाँ सौजन्या, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंडोमेट्रियोसिस। सबसे पहले तो एज अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, क्या ये एक तरीके का ओवेरियन सिस्ट होता है या ये कुछ अलग कंडीशन है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ है जो बहुत सारी महिलाओं को अफेक्ट कर रही है, मिलियंस ऑफ देम, एंड कोई इसकी प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है तो सबको पता ही नहीं चल रहा। नॉर्मली हर महीने जो एक फीमेल को एंडोमेट्रियम शेड होती है, जो पीरियड आता है, दैट मीन्स एक यूट्रस की लाइनिंग अंदर से जो बनती है एंडोमेट्रियम, वो शेड होती है। अगर ये वाली एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है, अगर ये ओवरी में बने या यूट्रस के अंदर जाके बने या अंदर ट्यूब्स में या सिग्मॉइड में या इंटेस्टाइन में, वो जाके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ओवरी में ग्रो करता है तो वो सिस्ट बना देता है जिसको हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट्स बहुत टाइप्स की होती है, जैसे डर्मोइड हो गया, म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, बहुत सारे सिस्ट होती है। बट जो स्पेसिफिकली एंडोमेट्रियोसिस की जो ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, हम उसको कहते हैं चॉकलेट सिस्ट, जिसमें वो एंडोमेट्रियम अंदर ओवेरी के अंदर ग्रो करती है, क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती, वो अंदर ही ग्रो कर करके एक सिस्ट 6 to 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तक सिस्ट बन जाती है। और आसपास दोनों अगर ओवरीज में बन जाते हैं, दोनों ओवरीज आके यूट्रस के पीछे चिपक जाते हैं, जिसको हम कहते हैं किसिंग ओवरीज, जिसकी वजह से बहुत पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। स्पेशली महिलाओं को पीरियड के दौरान बहुत सीवियर पेन होता है अगर ये किसिंग ओवरीज और एंडोमेट्रियोसिस होता है। पीरियड से पहले भी पेन होता है, पीरियड के बाद भी पेन होता है।
तो एंडोमेट्रियोसिस में पेन इज़ ए मेजर कंसर्न है कि इतना सिवियर पेन, और बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं पीरियड्स में तो पेन होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर एंडोमेट्रियोसिस में होता है बहुत बर्दाश्त से बाहर वाली पेन होता है। इन सारी महिलाओं को अगर किसी को भी ऐसे पेन है, इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दे हैव टू डेफिनेटली मीट एन एक्सपर्ट कि उनका डायग्नोस हो। जितना हम अर्ली डायग्नोस करें इतना ट्रीटमेंट बेटर हो जाएगा उनके लिए। जैसे एक एडोलेसेंट गर्ल को पीरियड्स जब शुरू होते हैं, तो क्या हमें उसी दौरान क्या इस तरीके के टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवा लेने चाहिए? क्या ये जेनेटिकली भी होता है? क्या इसके बारे में कुछ बताएं? देखिए एडोलेसेंट्स में, क्योंकि एडोलेसेंट में जब पीरियड शुरू होते हैं तो एक बॉडी को एडजस्ट होने में, जैसे एचपीओ एक्सेस जो हम कहते हैं, उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसमें किसी किसी को पीरियड्स थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, डिलेड हो सकता है, साथ साथ किसी किसी को पेन भी हो सकता है। टू सर्टन एक्सटेंट ऑफ पेन इज ओके, बट अगर पेन बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए टू चेक कि कोई एंडोमेट्रियोसिस या कोई सिस्ट या कोई कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि एक बेसिक अल्ट्रासाउंड से भी हम पता कर सकते हैं कि हाँ इन बच्चों में या फिर ये लेडीज़ में कि एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं है। दैट इज। तो ये एंडोमेट्रियोसिस, ये जो कंडीशन है, जैसे कि आपने बताया आजकल ये बहुत ज़्यादा फीमेल्स में जो है वो देखा जा रहा है। क्या मैम इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है कि क्यों देखा जा रहा है, ये क्यों इतना बढ़ गया है? देखिए एंडोमेट्रियोसिस इज उसके बहुत सारे थियरीज है कि मेंसेस जो बाहर आना है वो अगर ट्यूब के थ्रू यूट्रस के उस साइड जा रहा है, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन जो कहते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। दूसरा हम कहते हैं कि हाँ जो सेल्स एंडोमेट्रियम में बन रहा है वो सेल्स वहाँ पे जाके डेवलप हो रहा है, मेटाप्लाजिया हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्ट बन रहे हैं। बट हर थियरी इज नॉट प्रूवन टोटली कि हम ये नहीं कह सकते, बट हाँ डेफिनेटली अगर आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से जो शादियाँ पोस्टपोन हो रहे हैं, मोर देन 35 ईयर्स हो रहे हैं, चाइल्ड बेयरिंग पोस्टपोन, बच्चे अगर बहुत डिले कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस का चांसेस ज़्यादा हो रहा है। लाइफस्टाइल में जैसे अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो गया, कैफीन इंटेक ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, और स्मोकिंग जो ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस फैक्टर्स जो ज़्यादा हो गए, डाइट प्रॉपर नहीं हो रहा इन लोगों में, इंक्रीज इन रेड मीट कंजप्शन, इन सब चीज़ों के वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दीज आर ऑल द हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर एंडोमेट्रियोसिस। ओके। जैसे आपने बताया कि इसमें जो है वो पेन के लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्या इसके अलावा और भी कोई सिम्टम, अगर किसी ख़वातीन को अगर इस तरीके के एक्सेसिव पेन्स हो रहे हैं, या इस तरीके के कोई और भी सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगाया जा सके कि ये एंडोमेट्रियोसिस का पेन है या फिर ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन? देखिए एक तो है कि पीरियड्स में थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन तो होता है, थोड़ा बहुत पेन होता है, बट अगर सिवियर पेन, बिकॉज यूट्रस के अंदर अगर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो रहा है, उसको कहते हैं मसल में, यूट्रस के मसल में अगर एंडोमेट्रियोसिस जा रहा है तो उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से लोअर एब्डोमिनल में, मतलब नाभि के नीचे बहुत सिवियर क्रैम्पिंग पेन होगा, पीरियड से पहले भी पीरियड के बाद भी। दूसरा, अगर ओवरीज बढ़ गए साइज में और दोनों चिपक गए, और वेजाइना और रेक्टम के बीच में अगर एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो गया और रेक्टम के अंदर नोड्यूल्स बन गए, तो जब भी हस्बैंड से मिलते हैं, जब सेक्सुअल कांटेक्ट रखते हैं, तब भी उनको बहुत पेन होता है। एंड अगर वो रेक्टम तक, एडवांस्ड डिजीज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जो हम कहते हैं, अगर वो रेक्टम तक डेवलप हो रहा है, तो जब वो मोशन पास करते हैं, स्टूल पास करेंगे, तब भी बहुत सिवियर पेन होगा। यूरिन पास करने में, स्टूल पास करने में उनको बहुत सिवियर पेन होता है। तो इन सब, जब भी उनको ये पेन रिलेटेड बहुत सिवियर पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली दे हैव टू मीट एन एक्सपर्ट, एंड उनका जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें कि कौन से स्टेज पे है, क्या टाइप ऑफ डिजीज़ है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें। उसके साथ साथ किसी किसी को पेन नहीं होता, बट इनफर्टिलिटी इज अगेन ए वन मेजर कॉज इन एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से चिपक जाती है, ओवरी चिपक जाएगी, ट्यूब चिपक जाएगी, रेक्टम चिपक जाएगी, सिग्मोइड चिपक जाएगी। इसके वजह से एक जो नॉर्मल एनाटमी है कि जो एग आ रहा है, ट्यूब के अंदर जाना है, स्पर्म से, ये सब हो ही नहीं पाता, रुक जाएगा, तो फिर प्रेगनेंसी होना बहुत बहुत डिफ़िकल्टी होती है। इन पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी अगेन एंडोमेट्रियोसिस में इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न कि बच्चे होने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। बिल्कुल।
तो ख्वातीन, आज जो है वो हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, ये किस तरीके से ओवरियन सिस्ट से जो है वो अलग है, क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके के लाइफस्टाइल की वजह से ये और भी ज़्यादा एग्रीवेट हो सकता है, ये आज हम जान रहे हैं डॉक्टर सौजन्या से। डॉक्टर सौजन्या, आगे बढ़ते हैं शुमारे में, और अब आपसे मैं ये जानूंगी कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। क्या ये मेडिसिन से ही ठीक किया जा सकता है, या क्या होता है इसका ट्रीटमेंट? देखिए, पहले ना फर्स्ट थिंग इज एंडोमेट्रियोसिस के हमें सही टाइम पे डायग्नोस करना चाहिए। डायग्नोसिस का ये होता है कि हम एक प्रॉपर 3D अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर 3D अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस नहीं हो पा रहा, या फिर अगर जैसे ओनली जैसे हम जैसे एक्सपर्ट हम वी आर डूइंग विथ 3D अल्ट्रासाउंड एंड TVS में हम डायग्नोस कर लेते हैं। अगर नहीं होता तो एक MRI कॉन्ट्रास्ट, जेल कॉन्ट्रास्ट से हम इनको डायग्नोस कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस, तो हमें एग्जैक्ट स्टेजेस पता चलेगा। उस स्टेज के अकॉर्डिंग कि हम ट्रीटमेंट मेडिसिन से हो सकती है या सर्जरी ही मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है, हम इसके दौरान पता कर सकते हैं। अगर माइल्ड डिजीज़ है तो हम स्टिल मेडिसिन से ट्राई कर सकते हैं। और जैसे बच्चों में कि ऑब्वियसली फर्स्ट फेज में जैसे एक एडोलसेंट 19 ईयर ओल्ड लड़की है, ये छोटा माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, हम ये नहीं कह सकते कि आप सर्जरी कराओ। उनको मेन प्रॉब्लम पेन है, तो हम पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर वो एडवांस्ड डिजीज है, पेन हद से बाहर है, सिस्ट बहुत बढ़ गया एंड वो एंडोमेट्रियोसिस अगर रेक्टम को इन्वॉल्व कर रही है, या मोशन जहाँ से जा रही है वो इन्वॉल्व हो रही है, या यूरेटर जो किडनी से जो ट्यूब आती है ब्लैडर तक, जो यूरेटर कहते हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो इन सब टाइम में तो ओनली सर्जरी इज द ओनली मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो सर्जरी से क्या ये फुली रिकवर हो जाता है? देखिए, अगर प्रॉपरली डन सर्जरी, एज एन एक्सपर्ट, अगर प्रॉपरली डन सर्जरी से 95% ऑफ द टाइम ऑल एंडोमेट्रियोसिस विल बी क्योर्ड। ऑब्वियसली 100% ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस अभी भी नहीं है। देर इज अ चांस ऑफ रिकरेंस इन सम पेशेंट्स व्हेन सर्जरी इज नॉट डन प्रॉपरली। रेफरेंस मतलब कि ये वापस आने का एक नॉर्मली भी 5 to 10% चांस हो सकती है रिकरेंस की, बट अगर सर्जरी प्रॉपरली नहीं होती तो उनमें चांसेस ज़्यादा होता है। तो एक सर्जरी एक प्रॉपरली कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर एक्सपर्ट से कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये रियकर कर रहा है तो कैसे पता चलेगा, मतलब कितने टाइम के बाद, अगर किसी ने सर्जरी करवाई है तो कितने वक्त के बाद जो है, क्या हमें अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, या किस तरीके से पता चलेगा कि ये वापस आ रहा है? देखिए, एक तो सिम्टम्स क्या same डेफिनेटली symptoms रहेंगे? सिम्टम्स वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर सर्जरी पूरी होती नहीं है, एंड वैसे भी एंडोमेट्रियोसिस में हो सकता है कि बिकॉज बहुत ही डेंस इन्वॉल्वमेंट, एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट भी जैसे एडवांस्ड केसेस में होता है, तो उसमें रिकरेंस रेट्स उनकी बॉडी की वो है कि रिकरेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उनमें द मेन थिंग इज सिम्टम्स वापस जल्दी आएंगे। एंड आपको वैसे भी हम कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड है तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर सर्जरी कराया आपने तो इनफर्टिलिटी रिलेटेड ट्रीटमेंट ले और प्रेग्नेंट हो जाए। तो अगर हम प्रेगनेंसी उनको करते हैं, प्रेगनेंसी इटसेल्फ हील्स एंडोमेट्रियोसिस बहुत बड़ी, बिकॉज आपको 9 months तक आपका हार्मोन्स एवरीथिंग विल वर्क, एंड प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज अ बिग ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। तो हम इनफर्टिलिटी पेशेंट्स जिनको प्रॉब्लम है एंडोमेट्रियोसिस की, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के बाद आप तुरंत प्रेग्नेंट हो जाइए, तो उसी से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौजन्या, आपने इतना अच्छा वक्त दिया और इतनी डिटेल्ड इलैबोरेटेड जानकारी जो है वो एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड दी, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, हमारे आज के इस शुमारे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।